पूनम जी बताइए। सर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हम्म। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हम्म। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। प्रियंका कुशवाहा जी आप बताइए, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या क्या हमने पढ़ा? प्रियंका जी। हिमांशु। जी सर, उसमें एलर्जिक राइनाइटिस, हम्म। साइनसाइटिस, हम्म। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइल अस्थमा। ठीक है। कौशल्या सोरेन जी आप बताएंगे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में क्या क्या हमने पढ़ा? जी सर कौशल जी। हाँ जी, इसमें हमने कार्डियो। हाई बीपी के बारे में पढ़ा था और हाँ। हाई एंजाइना के बारे में आगे पढ़ा था। एंजाइना पेक्टोरिस पूरा नाम बताइएगा, है ना? इसके हाँ जी, बाद हाँ जी। उसके बाद मैंने अगली क्लास नहीं लगाई मैम, सर जी 2 ही कार्डियक लगाई। अस्थमा। ठीक हाँ है। जी। आशा देश पांडे जी आप बताइएगा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ा था? आशा जी। यस सर। यस सर। हाँ, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ा? एंजाइटी, एंजाइटी, हाँ। ये। फोबिया, फोबिया आणि हम्म। डिप्रेशन, हम्म। डिप्रेशन, और एक और था। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुषार जी। वेरी गुड। तुषार साहू जी आप बताएंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ा? माइग्रेन, हम्म। स्ट्रेस और सिर दर्द और हम्म। यही सब सर। और इपी इपिलेप्सी। एक और था, एपिलेप्सी। ठीक है। संतोषी वर्मा जी आप बताएंगे कि मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ा? संतोषी वर्मा जी। अच्छा, पूनम जी बताइए। साक्षी। जी सर बैक पेन पड़ा था, हम्म। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, हम्म। अर्थराइटिस, और एक था इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। हम्म। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेरणा दुबे। प्रेरणा दुबे जी। मेरा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। हाँ। गैस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में क्या क्या है? जया जी बताइएगा। जया चौड़े जी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है? चलिए देख लीजिए, याद नहीं है तो। ये स्क्रीन प्रेजेंट, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो। जी यस सर। भैया, दिख रही है, दिख रही है। दिख रहा है सर। हाँ। ठीक है, ठीक है। आवाज क्लियर है यस सर, क्लियर। तो? जी सर। ठीक, ओके। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में सबसे पहले हमें पढ़ना है गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, इसके बाद पैप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, और कोलाइटिस। ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। पहले तो हम ये समझ लें कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, सर वेरी कोरिलेटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। आपको नाम से स्पष्ट है
गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इंटेस्टाइन आपने पढ़ा होगा, कितने कौन कौन से होते हैं इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर होना, उसमें कुछ गड़बड़ी होनी भी, तो वो एक हो गया। और आ गया गैस्ट्रो। अब गैस्ट्रो से आप क्या समझते हो बताइए, आपको सब पता है। बात दोष। गैस्ट्रो यहाँ पे मतलब है स्टमक से, तो स्टमक में प्रॉब्लम होना, एब्डोमेन में होना। गैस्ट्रिक कहाँ होता है? हमारे एब्डोमेन रीजन में होता है। गेटिंग? तो स्टमक, गैस्ट्रो का मतलब यहाँ पे स्टमक से है, और इंटेस्टाइनल मतलब लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये दोनों मिलाकर हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इस दोनों में, पेट और हमारे आंत में जो समस्या आ रही है उसका डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। जैसे कि गैस्ट्रिक हो गया, ये हमारे पेट से है, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, ये सारे ही हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहलाता है। ओके, अब आता है सबसे पहला गैस्ट्रिक। भाई गैस्ट्रिक क्या है? तो पेट से रिलेटेड है। अब हमें पेट का समझना पड़ेगा कि भाई गैस्ट्रिक्स का मतलब क्या है। अब गैस का बनना और आइटिस, अब ये समझो, हमने आपको बताया था ना, जहां पे आइटिस ये रहेगा, आइटिक्स लगा रहेगा, तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होना। याद आया? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन कहाँ होना? अब मैंने बताया आपको, गैस्ट्रो मतलब एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के लाइनिंग्स पे, वहां पे इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन होना। अब बात आता है कि एब्डोमेन के कौन से पार्ट पे, तो बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूं, एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, आपको एब्डोमेन के कितने भागों में बांटा गया है ये वाले चीज को? 4। फंडस कौन कौन सा? भैया अब एक तो पहले तो सबसे पहले वो जो कार्डियक होता है, फिर फंडस होता है, फिर स्टमक, मतलब इसके बाद वाला थर्ड वाला मैं भूल गई, और फिर पाइलोरिक वाला होता है। ये जो फोर्थ। बॉडी कहलाता है, आप जो कह रहे हो ना, तो हाँ कार्डियक जी, हो गया, बॉडी। इसका फंडस, और हमारा ये बॉडी और पाइलोरस। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग रहता है हमारा फंडस और ये कार्डिक, वो हमारे इसोफेगस, ये देखो, ये जो है ना, इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। और हमारा जो पाइलोरस है वो हमारे किससे, ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है। पढ़ा है ना आपने डाइजेस्टिव सिस्टम? अच्छा, तो जी एलिमेंट्री भैया। कनाल। अच्छा ये बताइए, आप एलिमेंट्री कनाल से क्या समझते हैं? क्या होता है एलिमेंट्री कनाल? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? फूड पाइप सर। फूड पाइप भैया जो सिर्फ नहीं आएगा। माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक जाती है, वो एलिमेंट्री कनाल होती है, मतलब यस, लास्ट। वेरी गुड। माउथ से लेकर एनस तक अब कौन कौन सा आ जाएगा? आपका थोड़ा सा एनाटॉमी भी रिवाइज हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें फिर रेक्टम, एनस। इस तरह से हमारा एलिमेंट्री कनाल बनता है। ठीक है जी। अब देखो, हेल्दी कंडीशन में यहाँ एब्डोमेन को देखो एकदम क्लीन है ना, क्लीन है। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रिक्स आया तो क्या हो गया, हमारे एब्डोमेन्स के ये जो वॉल है, लेयर्स है, उसके लाइनिंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाना। देखो यार, रेडनेस है ना, इन्फ्लामेशन आ जाना। ठीक है, और कौन से भाग में खासकर वो होता है? गैस्ट्रिक में खासकर फंडस वाले भाग में। याद रखिएगा, फंडस, ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे इन्फ्लामेशन आना, खासकर फंडस में होना। अब हम और डीप में इसको पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक्स इज अ जनरल टर्म ऑफ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विथ वन थिंग्स इन कॉमन। एक चीज ये क्या कॉमन है गैस्ट्रिक में, कि
इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये पॉइंट आप याद रखना, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, पूछ देगा आपको गैस्ट्रिक्स में भाई, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक दे देगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लेग्स दे देगा, इन्फ्लामेशन ऑफ हैंड, मतलब कुछ भी अदर पार्ट्स भी दे सकता है, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन दे देगा, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इस तरह से ऑप्शंस क्रिएट किया जा सकता है तो गैस्ट्रिक्स। तो आप ध्यान में रखना, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और उसमें किसमें, फंडस। रिमेंबर, गैस्ट्रिक्स में अगर सडनली, अब इसके भी टाइप्स बता दिया, देखो, एक तो एक्यूट गैस्ट्रिक होता है और सेकेंड वन इज क्रॉनिक गैस्ट्रिक। एक्यूट जो सडन स्टार्ट हो गया और खत्म हो गया अचानक से। क्रॉनिक क्या है, वो रिपीटेड होगा, अभी आया फिर कुछ समय ठीक हो गया फिर से आएगा, इसको हम जीर्ण कहते हैं हिंदी में। क्रॉनिक डिजीज मतलब जीर्ण रोग, वो बहुत पुराना होता है, बार बार आते रहेगा, है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये रिपीट होते रहता है, अपीयर स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स, ये जो आएगा टाइम टू टाइम, क्रॉनिक गैस्ट्रिक। इन सम केसेस गैस्ट्रिक्स कैन लीड टू अल्सर एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। अब यही गैस्ट्रिक क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये गैस्ट्रिक इज कन्वर्टेड इनटू द अल्सर। अल्सर भी हम पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में भी है, पेप्टिक अल्सर्स, ड्यूडेनम अल्सर, मतलब कई प्रकार के अल्सर होते हैं, तो अल्सर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो क्या होता है, गैस्ट्रिक्स अगर ज्यादा पुराना हो रहा है, अगर आप उसका इलाज नहीं करें तो वो फिर जाके क्या होगा, आपके स्टमक में छाले बनने शुरू हो जाएंगे, अल्सर का रूप लेना शुरू हो जाएगा, एंड देन अल्सर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है इज कन्वर्टेड इनटू द स्टमक कैंसर। वो एक कैंसर का भी रूप ले सकता है सवेरियासिस। ठीक है, तो कोई भी इस प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाउ सिम्टम्स, कि सिम्टम्स क्या होता है, गाउनिंग और बर्निंग एक और पेन इज इंडाइजेशन। देखो ये चीजें जो है ना, इंडाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ये सब बहुत कोरिलेटेड है एक दूसरे से, बहुत सिमिलर जान पड़ता है। इन योर अपर एब्डोमेन दैट में बिकम आइदर वर्स्ट और बेटर विथ ईटिंग। ये जो है क्या होगा, आपके पेट में बहुत एक बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, ये किस वजह से, इनडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है गैस्ट्रिक। और इनडाइजेशन जो है, जब हम इनडाइजेशन पढ़ेंगे तो वो गैस्ट्रिक के वजह से भी इनडाइजेशन हो सकता है। ओके, और ये क्या होता है, अपर एब्डोमेन, यहाँ पे फंडस के बारे में कह रहा है कि अपर एब्डोमेन में ये होता है, और दैट में बिकम आइदर वो, ये बहुत मतलब इससे भी वर्स कंडीशन हो सकता है कि बहुत पेन बढ़ सकता है। ठीक है, और ये चीजें ओवर ईटिंग के साथ भी होता है, जब आप ज्यादा खाना खा लोगे उसके साथ भी होगा, या खाने के साथ भी कम हो सकता है। या कि क्या कह रहा है ये, बेटर विथ ईटिंग। आप जब खाली पेट भी वो लोगों को गैस बनता है, पता है ना, अब आप कहते हो कि कुछ खा लो, कुछ खा लो तो गैस नहीं बनेगा, तो वही कह रहा है कि बेटर विथ ईटिंग, अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, नौसिया द सिम्टम्स एक्चुअली, ओके, नौसिया मिचली आएगा। ठीक है, वोमिटिंग, वोमिटिंग वाले इस तरह की फीलिंग्स आएगा, सेंसेशन होगा आपको कि वोमिट हो रहा है, और थोड़ा भी आप अगर खा लोगे ना, हल्का भी, तो लगेगा कि पेट फुल हो गया है। अ फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर अपर एब्डोमेन आफ्टर, थोड़ा सा भी खा लो। अगर आपका डाइट 4 रोटी की है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक का, तो आप 1 रोटी पे भी लगेगा कि पेट भरा भरा है। नाउ कॉजेस, तो कॉजेस क्या, गैस्ट्रिक इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग, वीकनेस और इंजरी to the mucus line barrier that protects the stomach wall, allow digestive juices to damage the inflame the stomach lining। देखो इसमें क्या है, हमारे पेट में ना कई प्रकार के एसिड्स बनते हैं, खासकर ये जो गैस्ट्रिक जूसेस की जो बात कर रहा है, मतलब HCl की बातें कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, हमारे पेट को डैमेज करने का काम, मतलब डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हमारे उस पेट में एक म्यूकस भी जनरेट होता है, जो हमारे
उस एब्डोमेन के वॉल को और उस लाइनिंग को डैमेज होने से बचाता है। अब आता है स्टमक के लेयर। आपने पढ़ा होगा कि भाई कई प्रकार के लेयर्स होते हैं स्टमक के। एनीवन नोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टमक लेयर? आप जानते हो? जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो क्या होता है, एक म्यूकस जनरेट करता है, ठीक है। और वो म्यूकस हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस से, जो HCl है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर नहीं करेगा तो पेट में जलन देने लग जाएगा, बर्न कर देगा, वो पेट को जला देगा। कोई जानता है यहाँ पे कौन कौन से लेयर होते हैं? चलो आपको मैं हिंट देता हूं। म्यूकोसा, रिमेम्बर म्यूकोसा, मैम ने आपने को पढ़ाया होगा ऐसे। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूको म्यूकोरोसस और सिरोसा, ये 4 प्रकार के जो हैं प्रोटेक्टिव, स्टमक के प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जिसमें से म्यूकोसा इज द इनर लेयर। ओके, ठीक है। A number of diseases and conditions can increase the risk of gastric, including inflammatory conditions such as Crohn disease। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई Crohn disease क्या होता है। जब इस तरह के कंडीशंस होते हैं, गैस्ट्रिक कंडीशंस होते हैं, तो Crohn disease आता है। अब Crohn disease क्या है? It's an inflammatory bowel disease that affects the lining of the digestive ट्रैक। जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके लाइनिंग्स को डैमेज करने का काम करता है, उसी को कहते हैं क्रोन डिजीज, ठीक है। द इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक्स इज मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ इंफेक्शन विद द सेम बैक्टीरियल दैट कॉजेज मोस्ट स्टमक अल्सर और इरेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर्स। अब देखो कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोस्ट ऑफन इन द रिजल्ट ऑफ ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के वजह से भी हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रैक है वो इन्फ्लैम्ड हो सकता है, स्वेल हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, दैट कॉजेज द मोस्ट स्टमक अल्सर और द रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर। आप कब होगा? जब आप पेट में इस तरह की चीजें आ रही हैं, गैस्ट्रिक है, तो आप क्या करोगे? कुछ मेडिसिन ले लोगे, तो उस मेडिसिन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे एब्डोमेन पे पड़ सकता है, ठीक है। तो रिवर्स ये है रिजल्ट, कई बार देखने को भी मिलता है। अगर आप ज्यादा पेन रिलीवर्स ले रहे हैं, देन it will causes the gastric. Okay. Drinking too much alcohol also can contribute the gastric. अगर कोई ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, also the reason behind the gastric. Okay. इसलिए कहते हैं कि ड्रिंक भी, और जो लोग ड्रिंक करते हैं, इसलिए वो आपने देखा होगा कि वो लोग ना चखना यूज करते हैं ना। आपने सोचा कि भाई क्यों यूज करते हैं? तो रीजन है, कभी भी डायरेक्ट ड्रिंक ऐसे नहीं लेना चाहिए, मतलब लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन जो लोग लेते हैं उनको भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कुछ इस तरह से कहते हैं कि वो चखना यूज करते हैं, तो उसका ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है, हमारे एब्डोमेन पे। नाउ रिस्क फैक्टर समझ में आ गया ना ये चीजें, कॉजेज एंड सिम्टम्स, इंट्रोडक्शन गैस्ट्रिक का। कैन वी मूव? रिस्क फैक्टर, Yes, इसका भैया। रिस्क फैक्टर क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर ये नोसेस क्या है? क्या नोसेस सर ऊपर लिखा था ना, नोसियस, जो 3-4 कैटेगरी। कॉजेज एक नोसिया। तो ये हो गया कि ड्रिंकिंग आप ज्यादा लेते हो, ज्यादा भैया अगर नोसिया आप पूछ रहे हैं वो। नोशिया सर। नौसिया मतलब होता है मिचली होना। एक आप कैसे इसको समझाऊंगा मैं आपको? मिचली आता है ना, कई बार लगेगा कि बेहोशी सी भी जी, आती है। मिचलाना। घबराहट नौसिया सी। मतलब फेंटिंग वाले कंडीशंस, ठीक है, ओके।
Yes, sir. थोड़ी सी ना बेहोशी जैसी हालत भी होगी, इस तरह से उसको कहते हैं नौसिया। ओके, क्लियर है? जी सर। ठीक, रिस्क फैक्टर क्या है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये की वजह से, ये हमारा एक है कि ऑल्दो इन्फेक्शंस विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये पहले समझ लो ये टर्म, ये एक्चुअली होता क्या है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड ह्यूमन इन्फेक्शंस। ये क्या है? एक जीवाणु संक्रमण होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये क्या है? एक जीवाणु संक्रमण होता है जिसके कारण से आपके पेट में सूजन होगा, और सूजन की वजह से पेप्टिक अल्सर और पेट के कैंसर आदि जैसे रोग होने की संभावनाएं रहती है। ओके, only some people with the infection develop gastric or other upper gastrointestinal disorder. Doctors believe vulnerability to the bacterium could be inherited or could be caused by the lifestyle cause। देखो यहाँ पे ना बता रहा है कि जो डॉक्टर्स का ये बिलीव है कि ये तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। गैस्ट्रिक जो है, जैसे कि जो लोग पेरेंटल और मैटरनल ये दोनों साइड से आता है, पापा के साइड से भी मदर के साइड से भी, ठीक है, तो हेरिडिटरी भी हो सकता है, और आपका ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहलाता है। लाइफस्टाइल अगर आपका खराब है, जैसे कि आप स्मोकिंग बहुत करते हो, डाइट प्रॉपर आप नहीं लेते हैं, ठीक है, खाने का एक समय नहीं निश्चित है, कभी आप 1 बजे खाते हो, कभी 4 बजे खाते हो, कभी 10 बजे खाया, तो एक फिक्स टाइम नहीं है, तो ये भी एक कारण है गैस्ट्रिक होने का। रेगुलर यूज ऑफ पेन रिलीवर, आप लगातार अगर आप पेन रिलीवर्स आप ले रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको गैस्ट्रिक होने की संभावनाएं रहती है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के वजह से भी ये चीजें होने की संभावना, जैसे क्या क्या आप मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स, यहाँ पे कुछ नाम है, एबुप्रोफेन, इसके बाद है नेप्रोक्सेन सोडियम, ये कुछ मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं गैस्ट्रिक के टाइम पे। कैन कॉज बोथ एक्यूट गैस्ट्रिक, इसके वजह से भी आपको एक्यूट, आपको अभी बताया था ना, एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्रिक्स, तो ये दोनों पहले तो एक्यूट होने की संभावना रहती है, फिर वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रॉनिक। लगातार अगर आप पेन रिलीवर्स ले रहे हैं तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक होने की संभावनाएं रहेगी। अब ये सब चीजें, कुछ कुछ टर्म जो है ना मेडिसिन, आपको पता होना चाहिए। आपको ये चीजें एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कोई पेशेंट ले रहा है ये मेडिसिन, तो आपको वो मेडिसिन दिखाएगा, इससे हाँ सर हम ये इस तरह के मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दिस इज द पेन रिलीवर फॉर गैस्ट्रिक। ओके, तो कुछ कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ये अच्छी बात है योगा थेरेपिस्ट के लिए। Using these pain relievers regularly or taking too much of these drugs may reduce key substance that help preserve or protective lining of the stomach। यही करता है कि ये जो पेन रिलीवर्स हैं कुछ समय के लिए आपको उस जो क्रैम्प्स आ रहे हैं पेट में, गैस्ट्रिक के जो इश्यूज हैं, थोड़े से समय के लिए वो ठीक कर देगा, लेकिन ये परमानेंटली ठीक नहीं होता है। आपको अपने लाइफ जो हमारा मेन कॉजेज हैं, ये सब क्या है, गैस्ट्रिक क्या एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, आपका लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं है, तो ये इशू आती है। आप उसको ठीक कर लो, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद ओल्डर एज, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग्स है वो वीक होते जाता है, जो लेयर्स है वो वीक होते जाता है, जिसके वजह से जो हमारा म्यूकस जनरेट करता है वो प्रॉपर नहीं करेगा, और वो फिर HCl का अटैक ज्यादा होने लग जाता है हमारे स्टमक लाइनिंग्स पे, और फिर इन्फ्लामेशन ज्यादा आने लग जाती है ओल्डर एज में। कमजोर इसलिए कहते हैं ना कि हमारा आंत कमजोर हो गया है, पेट कमजोर हो गया है, तो आप डाइट प्रॉपर लो, हल्का लो, बूढ़े लोगों को कहा जाता है, यही रीजन है। ओल्डर एडल्ट्स हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक बिकॉज द स्टमक लाइनिंग टेंड्स टू थीन, वो पतला हो जाता है धीरे धीरे,
ठीक है, विथ एज एंड बिकॉज ओल्डर एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू हैव एच पाइलोरी इन्फेक्शंस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये सब क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या? वो खुद जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, और हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम रहता है, वो अगर गड़बड़ हो गया तो इस तरह की चीजें आने की संभावनाएं बहुत रहती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, दैट यंगर देन यंगर पीपुल आर, मतलब जवान लोगों की अपेक्षा ज्यादातर ओल्डर एज में गैस्ट्रिक की समस्या ज्यादा होती है, स्टार्ट हो जाता है। एक्सेसिव अल्कोहल यूज, अगर आप ज्यादा अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल कैन इरिटेट एंड इरोड योर स्टमक लाइनिंग्स, आपके स्टमक लाइनिंग्स को भी वो क्या इरोड करना शुरू कर देगा। इसके बाद विच मेक्स योर स्टमक मोर वल्नरेबल और डाइजेस्टिव जूसेस। अब एचसीएल के लिए फिर क्या हो गया, वो ज्यादा अटैक करने लग जाएगा उस लाइनिंग पे, स्टमक लाइनिंग्स पे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज आना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव अल्कोहल यूज इज मोर लाइकली टू कॉज द एक्यूट गैस्ट्रिक। आप आसपास देखना, नजर दौड़ाना, जो अल्कोहल ज्यादा लेता है ना, कंज्यूम ज्यादा करता है, उनको ना गैस की समस्या रहती है, बहुत रहता है, ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा, बहुत होगा। स्ट्रेस की वजह से भी होता है ये चीज। स्ट्रेस, अगर आप किसी चीज के लिए ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी, अब देखो देखा जाए तो स्ट्रेस जो है सारे ही बीमारियों का जड़ है, सिर्फ ये गैस्ट्रिक ही नहीं है। ठीक है, और भी कई सारे इश्यूज हैं जो स्ट्रेस से होता है। ठीक है, सर्व स्ट्रेस ड्यू टू मेजर सर्जरी इंजरी। अब अगर कोई भी बॉडी में आपको इस तरह के प्रॉब्लम से आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ये चीजें आना स्वाभाविक। कैन कॉजेज एक्यूट गैस्ट्रिक। कैंसर ट्रीटमेंट, जो लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं जो, ठीक है, उनमें भी कीमोथेरेपी ड्रग्स, आप जो कीमोथेरेपी कराते हैं तो उनको दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है, उससे भी गैस्ट्रिक होने की संभावना रहती है। पता है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमो करवाते हैं, और रेडिएशंस के वजह से भी। रेडिएशन थेरेपीज होती है ना, उसमें भी ये रिस्क रहता है गैस्ट्रिक होने का। योर ओन बॉडी अटैकिंग सेल्स इनटू योर स्टमक, इसी को कहते हैं, देखो इसलिए इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यही कहलाता है ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक्स। दैट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक्स अकर when your body attacks the cells that make up your stomach lining। आपकी जो स्टमक लाइनिंग्स हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर देगा जैसे ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा। दिस रिएक्शन कैन wear away at your stomach's protective barrier। Autoimmune gastritis is more common in people with other autoimmune disorder including हिसोमोटो डिजीज। एक डिजीज है हाशिमोटो। डू यू नो व्हाट इज द हाशिमोटो डिजीज? निवन? नहीं भैया, पहली बार सुन रहे ये सर ये। क्या होता है? हाशिमोटो डिजीज जो है हमारे एक थायराइड के कंडीशंस में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, हाशिमोटो जिसमें कि कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ विटामिन B12 डिफिशियंसी, राइट। ये कब होता है? डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि फिश, एग, मीट। B12 क्या होता है? B12 किस में होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि फिश, एग, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, दिस इज द B12 विटामिन। उसके डिफिशियंसी के वजह से ये हाशिमोटो डिजीज जो है एंड टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना है। ओके, और ये B12 की कमी से, क्या? B12 की कमी से,
B12 की कमी से ना सर? क्या कह रहे हैं? सर ये B12 की कमी से हाशिमोटो डिजीज होती है ना, ये कहना चाह रहे ना? हाँ ठीक है, उसके डिफिशियंसी की वजह से भी। ठीक है, अब B12 किसके किस में होता है? फिश में होता है, एग में होता है, मीट में होता है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है उसमें होता है, सब B12। ओके, और ये थायराइड के कंडीशंस में भी ज्यादातर हाशिमोटो डिजीज देखने को मिलता है। अदर डिजीज कैन कंडीशन। अब दूसरे प्रॉब्लम्स आपको मैंने क्या बताया भाई, गैस्ट्रिक जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कारण हो, आपके किसी अन्य डिजीज के वजह से भी गैस्ट्रिक हो सकता है। तो अदर डिजीजेस एंड कंडीशन, गैस्ट्रिक्स में बी एसोसिएटेड विद अदर मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग HIV, एड्स, क्रोन डिजीज ऑलरेडी डिस्कस्ड, सीलियक डिजीज, सार्कोडायोसिस एंड पैरासाइटिक। इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी ये जो है गैस्ट्रिक्स जो है होने की संभावनाएं रहती ये है। सीलियक डिजीज क्या होता है सर? कौन सा सिलिक? अरे इलियक सिलिक नहीं होता हमारे, इलियोसिकल वॉल्व सुना है ना? ये कहाँ पे है? सिलियक डिजीज होता है हमारे कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इलियक सुना है ना? इलियक, सीकम, इलियक, सीकम, ये वहां पे ये चीजें, उस वजह से भी ये चीजें गैस्ट्रिक होती है। ठीक है, उसे कहते हैं सीलियक डिजीज। तो ये था हमारा इसका अभी जो है यौगिक मैनेजमेंट में एक साथ दूंगा आगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इंडाइजेशन एक साथ में आगे बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि बहुत चीजें कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उसको एक साथ हम डिस्कस करेंगे यौगिक मैनेजमेंट। अतः इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या होता है? अपच, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपच। पहले ये बताइए, ये पहले क्लियर है? यौगिक मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे एक साथ। ओके, ये क्लियर है ना एवरीवन? ये बताइए गैस्ट्रिक। ओके, फंडामेंटल चीज क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है गैस्ट्रिक, एक्चुअली कहाँ पे होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है, पेट में होता है, कहाँ होता है, सर में होता है, कहाँ होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। क्यों होता है, किस वजह से होता है, और इसके ट्रीटमेंट। ओके, नाउ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है? इंट्रोडक्शन। देखो ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है कि इंडाइजेशन आल्सो कॉल द डिस्पेप्सिया। कल भी मैंने एक बार डिस्कस करी थी ना, बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्पेप्सिया, ठीक है। अच्छा, इसको इंडाइजेशन कहते हैं, दूसरा नाम है, अनदर नेम इज डिस्पेप्सिया। इंडाइजेशन का एग्जाम में आ सकता है कि भैया डिस्पेप्सिया क्या होता है। ऑप्शन दे देगा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक एंड अदर, और भी दे देगा अल्सर। ओके, तो इंडाइजेशन। डिसएपनिया क्या होता है? बताया था ना, क्या डिसएपनिया क्या होता है? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, जिसको सांस लेने में समस्या आती है, जिससे कॉल द डिसएपनिया। इस तरह के टर्म्स आपको याद रखना चाहिए। और एन अपसेट स्टमक, कोई कहता है ना कि हमारा पेट बहुत अपसेट है, मतलब समझ लो कि भाई खाना खाने की इच्छा नहीं है, भाई इंडाइजेशन हो रखा है उसको। इज अ डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमेन। इंडाइजेशन डिस्क्राइब्स सर्टेन सिम्टम्स सच एज, कुछ सिम्टम्स है कि सच एज एब्डोमेन पेन, पेट में क्रैम्प्स आ सकता है, पेन हो सकता है, दर्द होगा, एंड फीलिंग्स ऑफ फुलनेस सून। थोड़ा भी खा लो तो लगेगा कि पेट भरा भरा है। ठीक है, थोड़ा भी खाओ पेट भरा है। आफ्टर you start eating, rather than a specific disease, indigestion can also be a symptom of various digestive disease. ये जो इंडाइजेशन है गैस्ट्रिक के वजह से भी हो सकता है, रिमेंबर। ओके, symptoms. If you have indigestion, you may have early fullness during the meal. आपको लगेगा कि जल्दी मेरा, ये सिम्टम्स हैं।
पेट भर जाएगा। जैसे ही आप खाना स्टार्ट करो लगेगा कि पेट भर गया है। You have not eaten much of your meal, but you already fulfill and may not be able to finish eating. मतलब थोड़ा भी खाया तो लगेगा कि पेट भर गया है। अनकंफर्टेबल फुलनेस आफ्टर मील, अगर आपने खाना खा लिया तो वेरी अनकंफर्टेबल। फीलिंग ऑफ फुलनेस लास्ट लॉन्गर देन इट शुड, वही चीजें हैं, है ना। जल्दी आपको लगेगा कि फुल हो गया है, लास्ट तक खाना नहीं खा पाओगे, ज्यादा नहीं खा पाओगे, मतलब जितना आपका जो डाइट है प्रॉपर डाइट वो भी नहीं ले पाओगे। डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होगा। यू फील देखो खाना क्या होता है, एक बात बताओ, खाना हमने खाया, खाना को हम कायम के पीछे बोलस के रूप में गया, खाना अंदर गया, है ना, पेट में, और फिर स्मॉल में, और फिर लार्ज में, जो हमारे मल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना। अब भाई अपच हो गया तो खाना कहाँ रहेगा। अब मैं बार बार कहता हूं कि भाई डिस्कम्फर्ट हो रहा है अपर एब्डोमेन में, क्यों अपच हो रहा है? भैया खाना पचा ही नहीं, खाना पचने के बाद ना हमारा धीरे धीरे स्मॉल से धीरे धीरे लार्ज में जाएगा। दिस रीजन क्यों डिस्कम्फर्ट हो रहा है, खाना तो गया ही नहीं स्मॉल लार्ज में, वो पेट में ही रह रहा है, इसीलिए कह रहा है डिस्कम्फर्ट हो रहा है। समझ गए? हाँ, यू फील अ माइल्ड टू सर्व पेन इन एरिया बिटवीन द एब्डोमेन ऑफ योर ब्रेस्ट बोन एंड योर बेली बटन। अब ये समझो कि भाई ब्रेस्ट बोन क्या होता है, क्या जानते हो आप ब्रेस्ट बोन क्या होता है? एनीवन? स्टर्नम को तो नहीं बोलते हैं। किसको? स्टर्नम। स्टर्नम, वेरी नाइस। ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम बोन, ओके। एंड योर बेली बटन, जो हमारे बेली बटन, अच्छा ये बेली बटन क्या है हिमांशु बताइए। नाभि। यस, तो बेली बटन इज नव, वहां पे आपको पेन होने की, माइल्ड पेन फील होगा ड्यू टू डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमेन, बर्निंग इन अपर एब्डोमेन। अगर ये खाना पच हो रहा है तो वहां पे बर्निंग सेंसेशंस भी आपको फील होगा अपर एब्डोमेन में। यू फील एन अनकंफर्टेबल हीट और बर्निंग सेंसेशन बिटवीन द अपर एब्डोमेन, बिटवीन द बॉटम ऑफ योर ब्रेस्ट बोन एंड बेली बटन्स, ओके। ब्लोटिंग होगा in your upper abdomen. You feel an uncomfortable sensation of tightness in your upper abdomen. सेम वैसे ही फील होगा, ब्लोटिंग फील होगा, पेट एकदम फूल सा गया है, ब्लोट हो गया। नौसिया होगा, एक हल्की सी मिचली के जैसा फील होगा। यू फील एज यू वांट टू, और लगेगा कि हम वॉमिट कर दे, ठीक है। तो भाई आप लोग तो करते भी हो। अच्छा बताओ, एक तो होता है ऐसा फील होता है वोमिट, तो जरूर वोमिट करना चाहिए अगर आपको इससे बचना है अपच से। इनडाइजेस्टिव फूड को हमेशा बाहर निकाल देना। इससे जानवर को देखा आपने, जानवर का खाना अगर नहीं पचता ना तो बाहर निकाल देता है। आप योगा में भी एक ऐसा क्रिया है, जानते हो वो कौन है, कौन सी क्रिया है वो क्रिया? कुंजल सर, कुंजल और शंख प्रक्षालन। गलत, व्याघ्र क्रिया, व्याघ्र क्रिया, ठीक है, व्याघ्र क्रिया होता है। कुंजल खाली पेट करते हैं, ओके। और अभी क्या कह रहे थे, कौन सा? संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन नहीं होता, वॉमिट थोड़ी करते संघ प्रक्षालन में। हाँ भैया भूल गई, व्याघ्र क्रिया होती है सर। व्याघ्र होता है जो खाना खाने के बाद, मतलब अगर अपच है तो उसको हम बाहर करते हैं भोजन, तो व्याघ्र क्रिया एक है। भैया कॉजेस, इसको गजकरनी भी बोलते हैं क्या, व्याघ्र क्रिया वही है ये? हाँ गजकरनी, गजकरनी कहते हैं, राइट, ठीक है। कॉजेस गजकरनी भी कहते हैं। indigestion has many possible causes. Often indigestion is related to lifestyle. अब भाई कब होता है indigestion? एक तो आप लेट नाइट खाते हो इसलिए कहते हैं जल्दी खाना खाओ, तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। मे बी ट्रिगर्ड बाय फूड, फूड भी एक रीजन है। अगर आपने अच्छा सात्विक भोजन, मिताहार भोजन नहीं किया, ठीक है,
और बॉडी टू बॉडी रिलेट भी करता है, तो उसके वजह से भी होता है। ड्रिंक और मेडिकेशंस के वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। कॉमन कॉजेस ऑफ इंडाइजेशन इंक्लूड, और क्या हो सकता है? ओवर ईटिंग, ईटिंग टू, हम लोग कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी खाते रहते हैं, ओवर गर्दन तक खा लेते हैं, तो वो भी एक कारण है। फैटी, ज्यादा अगर फैटी भोजन लेते हो, ग्रीसी और स्पाइसी फूड्स के वजह से भी इंडाइजेशन होता है। टू मच कैफीन, अगर बहुत ज्यादा कैफीन, अल्कोहल्स, चॉकलेट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आप लेते हैं, उसमें भी इंडाइजेशन हो सकता है। स्मोकिंग भी एक रीजन है, और एंजाइटी इज द मोस्ट, आजकल मुझे तो लगता है आजकल सबसे ज्यादा एंजाइटी की वजह से भी होता है ये चीजें। एंजाइटी के वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीवर्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स जब आप लोगे तो भी इंडाइजेशन हो सकता है। अ कंडीशंस नोन एज फंक्शनल और नन नॉन न्यूक्लियर डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया भी बताया था, डिस्कस किया था डिस्पेप्सिया also indigestion, which is related to the IBS, irritable bowel syndrome। ये जो इंडाइजेशन है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ये सारे ही एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इंडाइजेशन के वजह से भी IBS हो सकता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बॉल्स का मतलब होता है आंत, आंत से रिलेटेड। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम्स मतलब ये हमारे आंत से रिलेटेड है सिंड्रोम। इट्स वेरी कॉमन कॉज ऑफ इंडाइजेशन। ओके, ये हम पढ़ेंगे, IBS आगे पढ़ेंगे, पेशेंस रखो। समटाइम्स indigestion is caused by other conditions including inflammation of stomach, gastric, remember just I have told to you कि गैस्ट्रिक की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है, पैप्टिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है, सीलिक डिजीज के वजह से भी हो सकता है, अभी जस्ट किसी ने पूछा था, और गॉल स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाटिस जिसको हम कहते हैं, ITS लग गया ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेनक्रियाज इन्फ्लेक्शन की वजह से भी इंडाइजेशन होता है। मतलब देखा जाए ना तो भैया आपको डाइजेशन को, ओवरऑल डाइजेशन को आपको तंदुरुस्त रखना है। एक भी गड़बड़ तो दूसरा गड़बड़, फिर तीसरा, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आता है कॉन्स्टिपेशन। टाइम हो गया क्या? ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हम अभी 2 डिजीज हमने देखा, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक। अगर आप टाइम दोगे तो मैं कॉन्स्टिपेशन कर दूंगा कंप्लीट। कल देखना है? भैया 7 मिनट है अभी, तो 5 मिनट ले लेना। अब पूछूंगा नहीं आप लोगों से, 9 बज गए। अच्छा, चलो, आज बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं तो शायद आपकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो गई होगी। कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और टाइम लेंगे, अगर 10-15, 9:15 तक स्टार्ट, क्योंकि लेट स्टार्ट किया ना हम आज, तो कल 9:15 तक हम करेंगे, क्योंकि 9 बजे से तो कोई लेक्चर है नहीं आपका। ओके, तो आप टाइम दोगे तो जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जी सर, कल ज्यादा टाइम ले लीजिएगा, कल ज्यादा सारी टाइम ले ऑफिसर लूंगा, बैठेगी। ठीक है। आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़ के आएंगे। किसी को कुछ पूछना है अभी? सर नोट्स अपलोड करवा दीजिएगा। हाँ प्रियंका जी, नोट्स के लिए सर अपलोड करवा दीजिएगा न्यू वाली। हाँ ठीक है, ये मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा ना सारे। 1-2 दिन रुक जाओ, अपलोड करवा दूंगा मैं सारा, जब बन जाएगा ना ये पूरा डिसऑर्डर का, जब तैयार हो जाएगा तो मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। 2 दिन दे दो बस मुझे टाइम, रेडी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इसमें काम करना बाकी है, और आगे मैं एक साथ अच्छे से कर दूंगा आपका, क्योंकि अपलोड हो जाता है ना वो
अगर आपको इतना तक का नोट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, यहां तक भेज दूंगा। अपलोड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक साथ सब तैयार, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट करके फिर अपलोड करूंगा।